लुमिनस फ्लक्स, सॉलिड एंगल, लुमिनस एफिशिएंसी, हाइट रेशियो, रिफ्लेक्शन फैक्टर, लक्स, शैडो, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली जो आपका है 2-2 नंबर हो सकता है इसका, अगर इसके बारे में क्या टॉपिक वाइज पूछ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कि आप लुमिनस फ्लक्स के बारे में बताओ, आप सॉलिड एंगल के बारे में बताओ, आप लुमिनस एफिशिएंसी के बारे में बताओ, हाइट रेशियो के बारे में बताओ, रिफ्लेक्शन फैक्टर के बारे में बताओ, लक्स के बारे में बताओ एंड शैडो के बारे में बताओ, ऐसे पूछ सकता है वो आपके, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट जो आपका है वो आता है लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर लुमिनस क्या होता है। देखिए लुमिनस समझने के लिए देखिए, एक होता है आपका साइंटिफिक एक तरह से नेम, जो आप ज़्यादातर उसको नहीं जानते हो, लेकिन एक होता है आप वर्चुअली, मतलब आप ऐसे ही वर्बली में कहीं ना कहीं उसको जानते हो, ठीक है। अगर मैं इसको वर्चुअली कहूँ या डिजिटली कहूँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आप लाइट को जब जलाते हो तो उसके चारों तरफ का जो प्रकाश एक तरह से बनता है, आप वर्चुअली जो देखते हो किसी टीवी या लाइट में, मोबाइल में, वो जो प्रकाश होता है ना, उसे कहते हैं हम लुमिनस, ठीक है। और इसी को हिंदी आपके साइंटिफिक नेम आपका टेक्निकल नेम हो गया उसका लुमिनस, ठीक है। इसी के नाम पे आप देखते होगे एक ब्रांड भी आती है आपकी बैटरी या इन्वर्टर की, लुमिनस करके, ठीक है। तो वहीं से उस चीज़ को उठाया गया है। तो लुमिनस ये हो गया आपका। नॉर्मली अगर इसको हम बोलें अपने लैंग्वेज में तो इसको बोल सकते हैं प्रकाश बोल सकते हैं, या एक बहुत ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा इसको हम ज्योति कह सकते हैं, जो इसके अगल बगल की जो प्रकाश निकल रही है उसको कहते हैं हम लुमिनस, ठीक है। और जो भी वस्तु, जो भी प्रोडक्ट इसको प्रकाश को उत्पन्न करता है उसको हम कहते हैं लुमिनस वस्तु या लुमिनस थिंग, ठीक है। अब देखिए लुमिनस फ्लक्स को समझने के लिए आप एक तरह से नॉर्मली कैसे बता सकते हो, ये भी एक हो गया आपका परिभाषा के रूप में, ठीक है। तो पहले हम इस फिगर के द्वारा समझेंगे कि लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद हम इसके एक परिभाषा को देखेंगे कि आप इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, ठीक है। अब देखिए लुमिनस फ्लक्स कैसे बनता है, क्या होता है, जब आप लाइट को चालू करते हो ना, तो उसके चारों तरफ जो पूरे प्रकाश का एक तरह से एरिया हो जाता है ना, उसको बोल देते हैं हम लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल लाइट इमिटेड बाई अ लाइट सोर्स इन अ डायरेक्शन, मतलब उनके चारों तरफ जितने भी लाइट हुए हैं उसको हम लाइट उत्पन्न हुए हैं, जितने भी प्रकाश उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं हम लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए इसका भी एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जितने फ्लक्स उत्पन्न होंगे ना उसको कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। ऐसे नहीं 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, 1-2 घंटा, उसको हम कहेंगे लुमिनस फ्लक्स, उसको नहीं कहेंगे। कुछ टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग को भी मैं बताऊंगा जब आप परिभाषा को देखोगे, ठीक है। चलिए बता ही देता हूँ वो टाइम क्या होता है। प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ उसको हम कहेंगे लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी वस्तु पर वो पड़ता है, ठीक है। हालांकि आपको नहीं दिखाई देता है, अगर देखना भी है आपको तो आपके घर में कहीं ना कहीं विंडो होगा, उसके बाहर कहीं ना कहीं सूरज होगा, तो वहाँ से जब रोशनी आती है तो आपके टेबल ओबल पे कहीं ना कहीं कोई अगर वस्तु कोई रखी हुई है तो उसके ऊपर वो प्रकाश इसके ऊपर पड़ती होगी। अगर उसके ऊपर वो प्रकाश पड़ती है तो वहाँ पे जो है उजाला हो जाता होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको दिखता होगा कि हाँ वो प्रकाश हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो पतला सा होल है, वो उस होल में से या उस विंडो में से जब रोशनी आती है, आप कहीं पे देखोगे थोड़ा सा छेद, तो वहाँ से जो रोशनी आएगी ना वो भी आपको दिखती है कि हाँ इस विंडो से यहाँ पे रोशनी आ रही है, अगर उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा ब्लैक है या पूरा अंधेरा है, ठीक है, तो आपको दिखती है रोशनी। तो उसी प्रकार अगर रोशनी देखनी है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप मान के चलो कि कोई वस्तु है, वहाँ पे ये प्रकाश पड़ा और वहाँ से फिर आपके आँख पर गया, जब आप आँख पे देखते हो तो वहाँ पे वो वेव आपके आँखों तक पहुँचती है, जिससे आप उस वस्तु को देख पाते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो होती है ना, जहाँ पर जिस वस्तु पर पड़ती है वहाँ कुछ ना कुछ एरिया बन जाता है, और उस एरिया को हम कह देते हैं इल्यूमिनेंस, ठीक है। ये एरिया जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर का होता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी प्रकाश की किरणें गिरती हैं और वो हमारे आंखों पर सीधा जाती हैं उसे हम कहते हैं इल्यूमिनेंस, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी हम लुमिनस एंड इंटेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हमें परिभाषा लिखना है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे इसको, तो इसका क्या होगा कि किसी लुमिनस मतलब
कोई प्रकाशवान इस वस्तु या जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो उस वह वस्तु में प्रति सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड लुमिनस लाइट वेव्स के रूप में जो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे लुमिनेंस फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो ल्यूमेन होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रति सेकंड की बात है, मतलब प्रति सेकंड में कितनी प्रकाश या कितनी लाइट एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसे हम कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। और वहीं पे अगर आपसे लुमिनस हावर पूछ लेता है, अगर नहीं भी पूछता है तो आप इसको लिख के आओगे। अगर लुमिनस हावर आ जाता है तो आप क्या लिखोगे कि एक ल्यूमेन के फ्लक्स द्वारा, ठीक है, ल्यूमेन इसकी यूनिट है इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, एक ल्यूमेन के फ्लक्स द्वारा 1 घंटे में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट उसी की मात्रा को हम कहते हैं ल्यूमेन हावर। ठीक है, या लुमिनस हावर। ठीक, अब देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम सॉलिड एंगल। देखिए आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है, आपको समझ लेना, फिर बाद में मैं उसका कैसे लिखना वो तरीका बता देता हूँ तो आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे समझिएगा। जैसे यहाँ पर कोई छड़ी है या कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, और ये कोई बिंदु है। अगर इस बिंदु से इस पर एंगल बनाना है, एक तरह से यहाँ पे बात हो रही है एंगल की, वो सॉलिड एंगल, इसका मतलब कि ये कोई एंगल का टाइप ही हो है, तो आपको पहले एंगल समझना होगा कि इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन हो गए तो इसमें अगर एंगल आ जाता है तो इसमें एंगल का क्या मतलब है। ठीक है, एंगल का क्या रोल है। जैसे कोई वायर है यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एंगल इसका बनाएंगे आप तो देखिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड इसके एंड पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एंगल बन जाएगा, जिसकी सहायता से हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया इसका एंगल। लेकिन अगर यहीं पे यह एक छड़ी ना हो करके इसके अंदर सब पूरी एक जैसे सॉलिड चीज़ होती है, जैसे कागज़ हो गया, उस हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई एंड चारों आ जाए, लंबाई गुणे चौड़ाई वाला चीज़ वो आ जाए, तो फिर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से इसको देखना है तो पहले इस वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे, इस वाले पॉइंट से एंड इस वाले पॉइंट से एंड इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तभी इसके अंदर देखेंगे आप कई प्रकार के एंगल बन जाएंगे, प्रत्येक के लिए एक एक एंगल होगा। ये देखिए नीचे वाले के लिए एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा, इस वाले के लिए आपका ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, सबका मैं कलर चेंज कर दूं, नहीं तो आप समझ ही लोगे, मैं सबके लिए कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए, तो अब इस वाले के लिए आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले के लिए जो है इस वाले के लिए जो है आपका ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला जो है इसके लिए आपका इस दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसके एंगल हो गए। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कई प्रकार के एंगल आ गए। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम जो एंगल बनते हैं इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, ये कोई परिभाषा मैंने नहीं आपको बताई, मैंने आपको समझाने वाला बताया। लेकिन अब इससे देखिए आपको परिभाषा बनाना है, आपको समझना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कुछ थ्योरी को देखते हैं। क्या थ्योरी देखते हैं कि इसके तरफ हमें चारों तरफ एक स्फीयर बनाना होता है। यहाँ पर आप क्या बनाते थे, एक सर्कल बनाते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक स्फीयर बनाओगे, मतलब कोई गोला बनाओगे, जो गेंद बनाओगे, गेंद के आकार जैसे ये है। ठीक है, ये आपका स्फीयर हो गया। आप देख रहे हो ये इसका सेंटर पॉइंट है एंड ये वाली इसकी जो वस्तु है आप देख रहे होगे ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से देख रहे हो आप इसका मैच खा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 3 हो गए इसके, ये सेंटर मतलब एक तरह से कोई गोला था उसका हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका अगर देखते हैं परिभाषा तो क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, ये है इसके क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि किस किस पार्ट के लिए कौन कौन सा एंगल है, उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसका कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा कैसे बनता है, ओमेगा ये होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। आशा करता हूँ को सॉलिड एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके फार्मूला को देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। देखिए
मान लीजिए आपका ये जो गोला था ये r त्रिज्या का था, मतलब इसकी जो त्रिज्या थी वो r थी, ठीक है। त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है, 2r इक्वल टू होता है आपका व्यास के, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। और ये जो आपका गोला था इसका जो केंद्र था, जहाँ से मतलब आप देख रहे थे इसका एंगल जो बना था वो क्या है, O है मान लीजिए, ठीक है, वो O हो गया। तथा जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्शन गोले पर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रोजेक्शन था आपने यहाँ जो रखा हुआ था वो गोले पर जाके उसका बनेगा प्रोजेक्शन, तो वो जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे बन रहा है, वो गोले पर बन रहा है, ठीक है। जैसे मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे है, अब इस गोले का प्रोजेक्शन जो होगा ये आगे तो बढ़ेगा ऐसे करके, इसका एंगल वही रहेगा, तो यहाँ पे जाकर आप ये देखोगे कि ये इस प्रकार का इससे बड़ा आकार यहाँ पे बन जाएगा, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इससे छोटे आकार का इसके आगे में बनेगा। तो उसी प्रकार आगे जैसे जैसे होगा ये छोटा होगा, बाहर जैसे ही ये जाएगा प्रोजेक्शन आपके गोले के एक एरिया पे पड़ेगा, वहाँ पर ये बड़ा बनेगा। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो आपका वस्तु रखा हुआ है इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो आपके गोले पर बनेगा, और उसकी जो एरिया होगी उसको हम ए मान लेंगे, जो गोले के केंद्र ओ पर घनकोण बनाएगा उसी को हम घनकोण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए घनकोण को मतलब सॉलिड को, तो इसका जो रिलेशन आता है या इसका जो फार्मूला आता है वो आता है A/r², ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते थे, स्टे रेडियन से, ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका एक सॉलिड एंगल निकालने का। अब इसके बाद क्या होता है कि संपूर्ण अगर गोलाकार है, ठीक है, इसके फलक पे अगर ऐसा हो रहा है सॉलिड एंगल बन रहा है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, 4πr², मतलब आपका जो गोला है उसका आप एरिया बटा में r² से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका सॉलिड एंगल निकल आएगा, जो आगे निकलेगा 4π स्टे रेडियन। दो कंडीशन है, ठीक है। देखेंगे अगर इसके अंदर आपका कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा तो उसको कराने का ज़रूर प्रयास करेंगे, इसमें नहीं, आगे चैप्टर जब क्लोज होगा उस समय, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। इसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी और कैंडल पावर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है और कैंडल पावर क्या होता है, ठीक है। पहले हम परिभाषा को अब देख लेते हैं, फिर अब हम परिभाषा से देखेंगे, ठीक है, कि किसी पावर सोर्स से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल में उत्पन्न लुमिनस इंटेंसिटी या कैंडल पावर कहलाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक स्टेप से बढ़ाते चल रहा हूँ। पहले मैंने आपको लुमिनस बताया कि लुमिनस क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया सॉलिड एंगल क्या होता है, उसके बाद आ जाता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। आप लुमिनस देखिए, आप सॉलिड एंगल का यहाँ पे यूज हो गया, लुमिनस तो मेन ही है आपका, ठीक है। अब सॉलिड एंगल का यूज यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पर यूनिट में, ठीक है, मतलब पर एक सॉलिड एंगल में जितना भी आपका लुमिनस उत्पन्न हो रहा है, मतलब जितनी भी आपकी प्रकाश उत्पन्न हो रही है ना, उसको हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पर है ये चीज़ है ये आपकी, ठीक है, कोई वस्तु रखी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये बनेगा, तो इसको हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे है ये आपका, मैंने बताया हुआ अपने हाथ से बनाया हुआ है इसको, कि आपका ये जो समझ लीजिए ये आपका कोई लाइट है, यहाँ से एक सॉलिड एंगल की तरह बनाते हुए निकल रही है एंगल, तो इसको जो हम कहते हैं ना पर यूनिट, मतलब एक स्टेरेडियन में एक सॉलिड एंगल में जितनी आपकी लुमिनस उत्पन्न होगी उसको हम कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडल। इसका जो डिनोट्स करते हो आप, उस डिनोट्स कैसे करोगे, कैंडला से डिनोट्स उसको करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडल पावर से भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। लुमिनस एफिशिएंसी आता है फिर बाद में, इसके लुमिनस एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि किसी लैंप की लुमिनस एफिशिएंसी उसके द्वारा उत्सर्जित, मतलब उसके द्वारा उत्पन्न लुमिनस, जिसको बोलते हैं ज्योति प्रकाश, जो भी उसके दी गई पावर के अनुपात को हम लुमिनस एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो लैंप के द्वारा उत्पन्न हो रहा है लुमिनस, मतलब यहाँ पे लिखेंगे लुमिनस, और उसके द्वारा दी गई पावर, मतलब हम उसमें कितना पावर दे रहे हैं, उसके अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, लुमिनस एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को याद करने के लिए आप एक ध्यान में रख सकते हो कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं। मतलब क्या है, हम उसमें कितना पावर दे रहे हैं और वह जो वस्तु है हमें कितना पावर आउटपुट में दे रही है,
उसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी। इसका मतलब आपको उस चीज़ का सही से यूज करना, इसी को कहते हैं। अगर किसी वस्तु की परफॉर्मेंस बेकार होती है, इससे मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी भी बेकार होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हमें लुमिनस एफिशिएंसी निकालनी है, इसका मतलब क्या है कि हम बल्ब में जितना पावर दे रहे हैं, क्या हम उस उस वस्तु से हम उतनी ल्यूमिनस या प्रकाश उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो उसी के अनुपात को हम कह देते हैं लुमिनस एफिशिएंसी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट है हाइट रेशियो, ठीक है। देखिए आप पढ़ते होंगे अपने घर में, ठीक है। तो लाइट हमेशा देखिए, अगर यहाँ दीवार पे लगी हुई है, अगर सामने से लगी हुई है और आप इधर से बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपका टेबल है, इस साइड से पढ़ रहे हो, यहाँ पे टेबल है, तो आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देता होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ लाइट इधर लगी हुई है, आप यहाँ पीछे से पढ़ रहे हो और आप यहाँ बैठे हो, तो आपका परछाई इस पर पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब आपकी वर्किंग एरिया में काफ़ी दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए हाइट का जो मतलब होता है किसी भी प्रकाश वाले फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखते होगे जो लाइट का भी आपके यहाँ पे तो नहीं नॉर्मली चीज़ में, लेकिन स्टूडियो जहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती है या जो भी कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है, वहाँ पे देखते हो कि लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। लाइट को ऐसे सेट किया जाता है हाइट पे ना कि दो प्रकार की उसमें से लाइट ना उत्पन्न हो, कहीं ये ना पता चले यहाँ पे लाइट ज़्यादा, यहाँ पे लाइट कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। और जो वर्किंग एरिया हो ना, वहाँ पे सही रूप से आपका लाइट पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हाइट रेशियो क्या होता है कि आप इसको हम एक तरह से मान रहे हैं कि दो लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, हमें निकालना है ना, रेशियो निकालना है। यहाँ पे हमें हाइट रेशियो समझ लिया हमने कि क्या उसका मतलब होता है, लेकिन अब हमको इसका रेशियो निकालना है। तो क्या होता है इसका रेशियो कि जो दो लाइट लगी हुई हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो, और जो आपका वर्किंग प्लेन है इसके बीच का जो गैप, यहाँ पे जो दूरी है, ठीक है, मतलब यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है उसके हम अनुपात को क्या कहते हैं, हाइट रेशियो कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, स्पेस बिटवीन लैंप्स का मतलब वही है कि आपका बल्ब ही नहीं हो सकता है जिससे लाइट उत्पन्न हो रही है, वो हो गया, और बटा में वर्किंग प्लेन, ठीक है, या हाइट ऑफ लैंप एबव वर्किंग प्लेन, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो इसी को हम जो इसका रेशियो होता है उसे हम कहते हैं हाइट रेशियो, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट आपका, लास्ट नहीं है, इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। देखिए आपने परावर्तन नाम का सुना होगा, रिफ्लेक्शन सुना होगा। जैसे क्या होता है, आपके घर में शीशा तो होगा ही, ठीक है, शीशा है यहाँ पे होगा, तो इस पर जब सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता होगा, इस पर आके सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता होगा, तो ये देखते होगे आप, ये इधर से निकल जाता है, ठीक है। अब उसका एंगल जो होता है ना, उसको उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो जो निकल जाता है ना, तो उसको आप कह देते हो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और ऐसे भी कुछ होती हैं, जैसे आप लाइट, अगर वही चीज़ें आपके टब में है, आपके लाइट वो जल भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, तो उस पर जब सूर्य की लाइट पड़ती है तो देखते हो कि अपने मार्ग से थोड़ी सी इधर उधर चली जाती है, तो उसको आप बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले रिफ्लेक्शन फैक्टर देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन फैक्टर ही देखना है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे परावर्तन का चीज़ है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आप इसका परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह एक आपतन कोण से परावर्तित हो जाती है। आपतित प्रकाश का थोड़ा भाग सतह द्वारा शोषित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित या आपतित प्रकाश का अनुपात जो होता है वो रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। मतलब क्या है, जो इधर से लाइट आई, ये लाइट आपकी आ रही है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ कलर, ठीक है। यहाँ से जैसे प्रकाश आई और यहाँ से प्रकाश गई, तो इस वाले प्रकाश और इस वाले प्रकाश का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। और देखिए लाइट जो आपके इस पे गिरती है ना,
ये पूरी तरह से तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब भी करती है, तो पूरी एनर्जी तो जाती नहीं। तो इस सर को निकालते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी जो लाइट की है वो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। असल में तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा ना, आपको पता करना होता है तो आप उसका फैक्टर निकालते हो कि भाई कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार इस रिफ्लेक्शन फैक्टर के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि हाँ कितनी प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब देखिए अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है आपका हिंदी में परावर्तित प्रकाश बटा में आपतित प्रकाश। ठीक, ये इसका हो गया फार्मूला। उसके बाद आता है आपका लक्स। लक्स साबुन नहीं, एडवर्टाइजमेंट में मत जाइएगा, इसके नेम पे मत जाइएगा। लक्स क्या है देखिए यहाँ पे, इसके परिभाषा को देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है कि यदि खोखला गोला, गोले की बात चलिए आपका देखिए सॉलिड एंगल की बात हो रही ना, तो यहाँ पर आप खोखला गोला ही लेके चलोगे, यहाँ पे कहीं पे सर्कल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कोई खोखला गोला जो है वो 1 मीटर अर्धव्यास का हो, ठीक है, मतलब उसकी जो डायमीटर होना चाहिए अर्धव्यास वो 1 मीटर का हो, ठीक है, तथा इसके केंद्र पर एक कैंडल शक्ति का प्रकाश रख दिया जाए, जैसे ये है। मतलब यह कोई यहाँ पे आप कैंडल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ पे मोमबत्ती रखना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लाइट भी रख सकते हो, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए ना, मतलब उसके जो पावर होनी चाहिए ना, वो 1 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। 1 कैंडल का प्रकाश वो दे, तो इसका जो एल्यूमिनेशन बनेगा ना वह भी आपका 1 मीटर कैंडल का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होगे आपका जो सब कुछ हो रहा है ना, सब एक ही है, मतलब यूनिट ही है, तो इसको हम कहते हैं लक्स। आपने यहाँ पे देखा इसकी जो दूरी है या जो इसकी अर्ध डायमीटर है जो भी, वह 1 मीटर है। इसकी जो शक्ति है वो आपकी भी 1 कैंडल ही है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका जो इल्यूमिनेशन बनेगा वो भी आपका 1 मीटर ही बनेगा। तो इस प्रकार इसकी जो निकल के आएगा वह 1 लक्स निकल के आएगा। तो जहाँ से ये निकला उसको कहते हैं हम लक्स, मतलब इसे ही कहते हैं हम लक्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शैडो। अब देखिए शैडो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपके इसमें है तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि शैडो क्या होता है। देखिए शैडो आपका बनता कब है, शैडो तो बता देता हूँ शैडो होता क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे ये शैडो है, ये सब देखिए यहाँ पे आपको शैडो तो आपको दिख ही रहा होगा कि आपका ये क्या है, ये शैडो है, ठीक है। मतलब आपने लाइट यहाँ से दिया, ये ज़रूरी नहीं है आप ये आगे मत रखना, मैं बस इसका एग्जांपल के लिए लिया हूँ कि आपने लाइट दिया, ये पेंसिल का पीछे वाले इसका पार्ट गया जहाँ पे अंधकार कुछ भाग हो गया, तो उसको हम कह देते हैं शैडो। ये होगा आपका शैडो। शैडो बनता कब है, क्या आप बीच में ऐसे रख दो और ऊपर से मार दो तो क्या शैडो बन जाएगा, बनेगा, का छोटा बनेगा। कई फैक्टर उसके भी होते हैं, अगल बगल उसके एंगल पे भी डिपेंड करता है शैडो। लेकिन कहाँ पर शैडो बनेगा, जहाँ पर उसके पीछे, जहाँ पर प्रकाश जो है, जो लाइट है वह पीछे की तरफ उसको पार करके मत चली जाए, मतलब वहाँ तक रुक जाए। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइट जो है ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और आपने यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका आपको शैडो बनाना है। तो यहाँ पर अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है तो इस पर इस मतलब प्रकाश जाएगा। तो ये जितने दूरी का ये होगा, जितने भी लंबाई का होगा, उसके साथ उसके एंगल का जैसा भी होगा, यहाँ पर इस वस्तु पर रिफ्लेक्शन बन जाएगा। अगर यही चीज़ काफ़ी दूर हो, यहाँ पर हो, तो काफ़ी छोटा बड़ा बनेगा, क्योंकि उसकी एंगल काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा। तो ये शैडो बनना एक दूसरा फैक्टर हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे बस शैडो देखना था कि क्या होता है। तो उसी प्रकार इसका जो परिभाषा है क्या है कि किसी लाइट सोर्स के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश की किरण वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार पार्ट दिखाई देता है, जिसे हम छाया कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पीछे एक कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं जिसके द्वारा इधर से उधर देखा नहीं जा सकता, जिसके द्वारा लाइट इधर से उधर पार नहीं हो सकती, उसको रखते हैं। सामने आपका जो वस्तु है वो रहता है, इस पर लाइट पड़ती है, वो जाके अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, फिर वहाँ पे कोई ऐसा पार्ट होता है
जहाँ अंधकार बिल्कुल होता है तो उसी को हम कह देते हैं, इस वाले वस्तु का ये क्या है, शैडो है। ठीक है, तो ये हो गया शैडो। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका तीसरा टॉपिक भी समाप्त। ठीक है, बात रही आपके सिलेबस की। देखिए सिलेबस कंप्लीट तो मैं कराऊंगा इस बार, चाहे जो हो जाए, कैसे भी कराना मैं इस बार आपका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करिएगा। थोड़ी दिक्कत आ गई इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम समझिए और कॉपरेट करिए थोड़ा सा। ठीक है, और देखिए